जय हिंद दोस्तों, मैं नसीब आलम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंत का पहला टॉपिक, जिसको हम सभी सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। सोवियत प्रणाली, जहां पर भी प्रणाली आता है तो हम एक व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि एक व्यवस्था। अब यहां पर सोवियत व्यवस्था कैसी थी और उन व्यवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं थी, वही सोवियत प्रणाली के नाम से जाना जाएगा। लेकिन सोवियत प्रणाली को जानने से पहले हम एक बार इसके पहले वाली व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, 1917 में रूसी क्रांति होता है और रूसी क्रांति से पहले इन देशों के अंदर पूंजीवादी व्यवस्थाओं ने अपना पूरा कब्जा जमा रखा था। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था, हम ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जहां पर जो संसाधन होता है उन संसाधनों पर नियंत्रण या तो एक व्यक्ति का होता है या कुछ व्यक्तियों के समूह का होता है। तो यहां पर भी उन्हीं पूंजीवादी व्यवस्थाओं का नियंत्रण था। 1917 में उनके खिलाफ आंदोलन चलता है और उस आंदोलन के बाद सोवियत प्रणाली यानी कि साम्यवादी व्यवस्था यहां पर काम करना शुरू करता है। साम्यवादी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जहां पर नियंत्रण पूर्ण रूप से सरकार का होता है, यानी कि जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों पर नियंत्रण सरकार की होती है। तो साम्यवादी व्यवस्था पूंजीवादी को त्याग कर साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने की जो प्रणाली थी, इसी प्रणाली को हम लोग सोवियत प्रणाली के नाम से अमूमन जानते हैं। अब इस प्रणाली में क्या क्या बदलाव आता है 1917 के बाद, वही इसकी विशेषता बनेगी। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ में 1917 से पहले साम्यवादी व्यवस्था काम नहीं कर रही थी, पूंजीवादी व्यवस्था काम कर रही थी। और पूंजीवादी व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता होती है कि वहां पर संसाधनों पर जो नियंत्रण होता है वो कुछ एक व्यक्तियों का, समूह का या फिर एक व्यक्ति का होता है। तो सबसे पहले ये ढांचा चेंज हुआ कि यहां पर, यानी कि जब भी हम लोग साम्यवादी व्यवस्था में आएंगे तो यहां पर सरकार का नियंत्रण होगा सभी संसाधनों पर। तो पहली विशेषता अगर हम बात करें सोवियत प्रणाली की तो यही होगी कि जो संसाधनों पर नियंत्रण जो निजी व्यक्तियों का था, अब उस पर किसका नियंत्रण हो जाएगा? सरकार का होगा। दूसरी विशेषता की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो साम्यवादी व्यवस्था होता है वो कल्याण करने के काम करता है, क्योंकि जब सरकार आती है तो सरकार का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं, उनका मेन मोटिव होता है लाभ कमाना। तो यहां पर साम्यवादी व्यवस्था में सरकार ने कल्याण करना शुरू किया और इसके लिए सोवियत संघ के जनता को जो जितने भी मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं बहुत रियायती दर पर उनको उपलब्ध कराया जाने लगा। सरकार ने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डेवलप किया, सरकार ने वहां के कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत दुरुस्त किया, सरकार ने वहां का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, यातायात की सुविधाएं थी, उसको बहुत जबरदस्त कर दिया। वहां पर किसी भी व्यक्ति के यहां बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। एक पार्टी था जिसको हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत रिपब्लिकन कहते थे, उसी पार्टी का उस देश के ऊपर पूरा का पूरा पूर्ण रूप से नियंत्रण होने लगा और वही शासन करने लगे। नौकरशाहियों की मदद से वो जो है इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो अगर हम लोग सोवियत प्रणाली की बात करेंगे तो सोवियत प्रणाली ऐसी प्रणाली को कहा जाता है जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था को त्याग करके साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया है। और यह सब होता है रूसी क्रांति यानी कि 1917 के बाद। यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो यूएसएसआर का जो स्थापना अगर हम बोले औपचारिक तरीके से तो वो होता है 1922 में, परंतु 1917 के बाद ही ये अस्तित्व में आ गया था और सभी देशों ने यानी कि 15 कंट्रियों ने मिलकर के इसकी स्थापना का मूड बना चुके थे। अब इनकी विशेषता में अगर हम लोग क्रमवार तरीके से लिखे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, न जाने कि कितनी विशेषताएं हम इसकी बना सकते हैं। संचार प्रणाली उन्नत है, इनका यातायात सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो यातायात सिस्टम इतना जबरदस्त है कि कोई भी दूर दराज का गांव भी हाईवे से 20 किलोमीटर की दूरी पर नहीं मिलेंगे, सभी 20 किलोमीटर के अंदर ही दायरे में आते हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनका औद्योगिक ढांचे के बारे में अगर आप देखें तो सुई से लेकर के कार तक का निर्माण ये स्वयं अपने देश में करते हैं। और इनका कम्युनिकेशन सिस्टम दुरुस्त, एकदम जबरदस्त। और यहां पर मूलभूत आवश्यकता की चीजें जनता को या तो बहुत कम रेट में उपलब्ध कराया जाता था या फिर फ्री में उपलब्ध करवाया जाता था। बेरोजगारी का अभाव यहां पर तो था ही था।
तो इन विशेषताओं को लेकर के सोवियत प्रणाली आगे की तरफ बढ़ा और आगे इनका जो कारवां है वो काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा। परंतु यहां पर एक प्रश्न आता है कि सर जब इतनी सारी विशेषताएं उनकी थी तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? आखिर कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण सोवियत संघ की विघटन किए गए या सोवियत संघ का विघटन होता है? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।